सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत का जो दूसरा नाम है गोसाई दत्त भी उनको कहा जाता है। उनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ। जन्मभूमि कोसानी उत्तराखंड भारत में। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। मृत्यु स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कर्म भूमि इलाहाबाद। कर्म क्षेत्र अध्यापक भी रहे, लेखक भी रहे, कवि भी रहे और उनकी मुख्य रचनाएं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपत, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि अनेक रचनाएं उन्होंने की हैं। तो जानते हैं उनका जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कोसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही मां को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया। शिशु को उसकी दादी ने पाला पोसा। शिशु का नाम रखा गया गोसाई दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत की प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव के स्कूल में हुई। फिर वह वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, अर्थात इन्होंने गांधी जी के साथ भी काम किया। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कविता का सारांश समझ लेते हैं कि इस कविता में क्या बताया है। कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। सजीव अर्थात जब जैसे ही आप इस कविता को पढ़ोगे तो सब कुछ यानी सारे के सारे चित्र ऐसा लगेगा मानो आप वहीं पर विद्यमान हो। उनकी कविता को पढ़कर घर की 4 दीवारी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी पर्वत की चोटी को महसूस कर सकता है। जिसने कभी पर्वत, वन, झरने नहीं देखे, वो भी पंत जी की भी सुमित्रा नंदन पंत इस अद्भुत कविता के जरिए प्रकृति के मनमोहक रूप की कल्पना कर सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दूर दराज की पर्वत श्रृंखलाओं तथा झरनों, वर्षा ऋतु तथा बादलों का वर्णन किया है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति प्रकृति से प्यार कर बैठेगा। अर्थात इन्होंने भली भांति अर्थात बहुत अच्छे प्रकार से इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम नहीं करता है, जब इनकी कविताओं को एक बार वह पढ़ लेगा या समझ लेगा तो वह भी प्रकृति से प्यार करना शुरू कर देगा। तो देखते हैं, हम कविता पर आते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात प्यारे बच्चों, पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु कहाँ थी? पर्वतीय क्षेत्र में थी। तो यहाँ पर कवि पंत जी ने क्या कहा है कि जब पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु हुई तो क्या हुआ? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो प्रकृति वेश यानी वेशभूषा, अब प्रकृति की वेशभूषा तो कुछ होगी नहीं, अर्थात प्रकृति बार बार मौसम बदल रही थी। कभी धूप खिल रही थी तो कभी तेज बारिश हो रही थी, कभी आंधी तूफान आ रहे थे तो कभी ठंडी बयार चल रही थी। तो बार बार प्रकृति अपना वेश बदल रही थी। तो देखते हैं भावार्थ। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया। पल पल अर्थात क्षण क्षण यानी कुछ समय बाद। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता, अर्थात बहुत जल्दी मौसम बदल जाता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। यहाँ पर कवि पंत जी ने मेखलाकार अर्थात करघनी के आकार का, करघनी प्यारे बच्चों स्त्रियों का एक आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है, जो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होता है।
तो यहाँ पर पर्वतों का आकार कैसा है? करघनी के आकार का है और पर्वतों के ऊपर सहस्त्र यानी हजार सुमन यानी फूल, हजारों फूल जहाँ विद्यमान हैं, वो कवि पंत जी ने कल्पना की है कि वो सारे के सारे फूल पर्वत की आंखों के समान है। दृग यानी आंखें, नेत्रों के समान है। अवलोक रहा है बार बार और वह अपने उन सुमन रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है, देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, उनके चरणों में जो जल फैला हुआ है, उनके नीचे जो जल है उसमें वह निज अपना महाकार यानी विशाल रूप निहार रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, चरण अर्थात पर्वत के नीचे, ताल यानी तालाब, पर्वत के नीचे तालाब है, दर्पण सा फैला और वो तालाब ऐसा लग रहा है मानो वह पर्वत के दर्पण के समान हो। जब वह पर्वत तालाब में दिखाई देता है तो ऐसा लग रहा है मानो पर्वत क्या है, तालाब में अपनी सुमन रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अपना रूप, अपना महाकार निहार रहा हो, अवलोक रहा हो। देखते हैं अब भावार्थ। सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्वत को एक करघनी, कमर में पहने जाने वाला गहना के रूप में बताया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है अर्थात अवलोक रहा है, अवलोक रहा अर्थात देख रहा है। आगे देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो यहाँ पर कवि पंत जी ने क्या कहा है? यहाँ पर कवि जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या है कल्पना की है? क्या कल्पना की है? देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, कवि जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो झरने झरझर बहकर गिरी यानी पर्वत का गौरव गान कर रही हैं। और जब वे गौरव गान करते हुए सुनते हैं तो उनकी जो आवाज है, मद में नस नस उत्तेजित कर, तो कवि क्या है उसमें कवि की नसों में क्या है? उत्तेजना, अर्थात इतना उत्साह भर जाता है, अर्थात उनको खुशी होती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो सारे के सारे झरने इस प्रकार पंक्तियों में हैं मानो कोई मोतियों की माला हो। और इस प्रकार वो झाग भरे निर्झर जब झरझर करते हुए बह रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो वह गिरी का अर्थात पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। और वो गौरव गान जब कर रहे हैं तो वह कवि में उत्साह भर देता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ पर जो वृक्ष उगे हुए हैं वो उच्च आकांक्षाएं लेकर, कुछ और अपेक्षाएं लेकर क्या है उसकी तरफ निहार रहे हैं, अर्थात पर्वत की तरफ निहार रहे हैं, झांक रहे हैं नीरव नभ पर। और वो झांक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो नीरव बिल्कुल शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। अनिमेष बिल्कुल बिना कुछ कहे यानी बिल्कुल बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले डुले, लेकिन वो कुछ चिंता में है। दोबारा सुनिए क्या बताया इसमें। यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कल्पना की है कि झरने तो मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं, और जब वो झरझर की आवाज कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं। और उसी पर्वतों पर जो वृक्ष हैं जो खड़े हुए हैं वो आकाश की तरफ क्या है बड़े शांत भाव से आकाश की तरफ निहार रहे हैं, और लेकिन वो कुछ चिंता में हैं। उनको किस बात की चिंता है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झर बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिसमें पर्वत की सुंदरता में और निखार आ रहा है।
पर्वत के खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं लिए, अपेक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों चिंतित हैं। उड़ गया अचानक लोभोधर, फड़का अपार पारद के पर, अवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसी बात का डर था वृक्षों को, इसी बात के लिए वे चिंता में थे कि अचानक क्या हुआ। अचानक एकदम से बहुत तेज बारिश आई और बारिश इतनी तेज आई कि जो भूधर होता है पर्वत क्या है, दिखाई देना बंद हो गया, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा था। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो पर्वत क्या है, अपने पंख लगाकर, अपने पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, रव यानी उनकी आवाज, किनकी, निर्झर, झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा आकाश टूटकर धरती पर आ गिरा हो। देखते हैं भावार्थ। अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं और पर्वत भी ढक जाता है, इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। आगे देखते हैं क्या हुआ। धस गए धरा में सबे शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। क्या हुआ, तेज बारिश आने के कारण जो लंबे लंबे शाल के वृक्ष होते हैं, सब होता है भय के कारण। ऐसा लग रहा है, अर्थात कवि कल्पना कर रहा है कि इतनी तेज बारिश में क्या है, इतने लंबे वृक्ष, शाल के वृक्ष वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डर के कारण वो भी धरती में धंस गए हों। उड़ रहा धुआं जल गया तालाब, यानी ताल से क्या है, तालाबों से धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तालाबों में आग लग गई हो, तालाबों का पानी जल रहा हो। यो जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा लग रहा था मानो इंद्र देवता क्या है, बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहा, अर्थात कोई खेल खेल रहा है। भावार्थ देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर अर्थात लगातार उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हों। तो मैं आपको कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ ताकि आपको जो भी आपके संदेह हैं वो दूर हो जाएं। ये देखिए, ये बारिश की ऋतु का वर्णन है। ये तेज बारिश हो रही है। ये मैंने आपको बताया था करघनी के आकार का अर्थात मेखलाकार पर्वत किस प्रकार आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पर्वतों के पैरों में, चरणों में तालाब का वर्णन मैंने किया है। यहाँ पर पर्वत क्या है, अपना दर्पण देख रहा है। मैंने बताया था ऐसा लग रहा है कि मानो पर्वत अपना दर्पण देख रहा हो। ये देखिए झरने किस प्रकार बह रहे हैं। जब तेज बारिश आई तो सब क्या है, छुप गया, सिर्फ झरनों की आवाज ही शेष रह गई थी, वही सुनाई दे रही थी। ये झरने मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई दे रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए वृक्ष हैं, ये शाल के वृक्ष हैं और ये ऐसा लग रहा है मानो ये शांत आकाश से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये देखिए इतने लंबे लंबे वृक्ष हैं, लेकिन जब तेज बारिश आती है तो ये भी सब क्या है, छुप जाते हैं। तो कवि को लगता है मानो ये डर के कारण धरती में घुस गए हों। ये देखिए तेज बारिश के कारण उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए तालाबों से ऐसा लग रहा है मानो तालाब से धुआं उठ रहा है।
मानो तालाब ही जल गया हो, तालाब में ही आग लग गई है। ये देखिए बादल रूपी विमान में बैठकर ऐसा लग रहा है मानो इंद्र क्या है कोई खेल खेल रहा हो। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को यह भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।